नमस्कार, आरा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। लखनऊ से खबर सामने आई है, जहां विधानमंडल का मानसून सत्र 19 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। खबर सामने आ रही है कि मानसून सत्र 19 सितंबर से शुरू होगा और सूत्रों के मुताबिक ये जो सत्र है 23 सितंबर तक चल सकता है। बता दें आपको कि मानसून सत्र में सरकार कुछ विधेयक पारित करवा सकती है और विधानमंडल के मानसून सत्र में विपक्ष पहले से काफी कमजोर बताया जा रहा है। सपा गठबंधन से सुबसपा के अलग होने के बाद अब विपक्षी दल के विधायकों की संख्या 125 से घटकर 119 रह गई। इसमें सपा के 111 और रालोद के 8 विधायक हैं। सदन में सभी की निगाहें इस बार ओम प्रकाश राजभर पर टिकी रहेंगी और सुबसपा के सभी 6 विधायक पक्ष में बैठेंगे या विपक्ष में भूमिका रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अब आपको बता दें कि विधानमंडल का मानसून सत्र 19 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और सूत्रों के मुताबिक 23 सितंबर तक ये सत्र चल सका है। और आपको ये भी बता दें कि इस बार सरकार कुछ विधेयक भी पारित करवा सकती है। काफी अहम होने जा रहा है ये सत्र, जबकि विधानमंडल के मानसून सत्र में विपक्ष पहले से कमजोर नजर आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शिवनंदन हमारे संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। शिवनंदन, आपसे जानना चाहेंगे इस मानसून सत्र को लेकर क्या कुछ वहां पर तैयारियां देखने को मिल रही हैं और कई अहम जो प्रस्ताव है वो पारित हो सकते हैं, उसको लेकर क्या कहना है? देखिए पल्लवी, विधानमंडल का सत्र, मानसून सत्र जो है 19 सितंबर से शुरू होना है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार सरकार की तरफ से कई सारे विधेयक पास कराए जा सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए इस विधेयक की, तो इस विधेयक में सपा से सुभाषपा के अलग होने के बाद में जो विधायकों में कमी आई है उसके भी ये भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ऐसे में ओम प्रकाश राजभर जो कि अब सपा से अलग हो चुके हैं, गठबंधन की गांठें सब खुल चुकी हैं, तो ऐसे में ये काफी अहम माना जा रहा है कि अब ओम प्रकाश राजभर विपक्ष की भूमिका निभाते हैं या पक्ष की भूमिका निभाते हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि नए प्रस्तावों पर कुछ जल्द ही कुछ न कुछ मुहर लग सकती है। पर शिवनंदन, जिस हिसाब से यहाँ पर विपक्ष की स्थिति पर अगर हम नजर डालें और गौर करें तो काफी कमजोर हालत में पहुंच चुका है विपक्ष। तो ऐसे में कोई भी विधेयक पास होता है या पारित किया जाता है, उसको लेकर क्या लगता है कि योगी सरकार के सामने अब एक कड़ा विपक्ष या एक स्ट्रांग विपक्ष नहीं है? देखिए, अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष लगातार टूटता जा रहा है। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर सपा से अलग हो गए, चाचा शिवपाल जो है अखिलेश से खफा हैं, या बात की जाए केशव देव मौर्य की, लगातार सभी जो गठबंधन की गांठें थी विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार अब गठबंधन की गांठें पूरी तरीके से खुल चुकी हैं और विपक्ष जो है पूरी तरीके से अब अलग अलग हो चुका है। पर शिवनंदन, जिस तरीके से यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर की भूमिका पर अगर हम चर्चा करें तो काफी अहम हो जाती है, क्योंकि सबकी निगाहें इस बार उन्हीं पर टिकी रहने वाली हैं। और आपको क्या लगता है वहां पर किस तरह की हवा और किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, बात की जाए ओम प्रकाश राजभर की, तो ओम प्रकाश राजभर को इससे पहले भी देखा जा चुका है कि उन्होंने जो है राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन किया था, जबकि अखिलेश यादव का कहना था कि ओम प्रकाश राजभर जो है द्रौपदी मुर्मू को ना समर्थन करके जो है यशवंत सिन्हा को समर्थन करें। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए, अखिलेश यादव की जो है बातों को जो दरकिनार करते हुए, उन्होंने यशवंत सिन्हा को जो है समर्थन किया न करके द्रौपदी मुर्मू को समर्थन कर दिया था। ऐसे में अब गठबंधन की गांठें पूरी तरीके से खुल चुकी हैं और जिस तरीके से विपक्ष विधानसभा चुनाव से पहले एक दिख रहा था, गठबंधन में दिख रहा था, गठबंधन पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर बार बार ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव अब उनका सम्मान नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अब वो चले गए हैं। और एक गौर करने वाली बात ये भी है कि ओम प्रकाश राजभर ने जैसे ही राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन किया था, उसके बाद से बीजेपी ने उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी थी। ऐसे माना जा रहा है और कयास भी लगाए जा सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर इस मानसून सत्र में एक पक्ष की भूमिका निभाने का काम करेंगे।
शिवनंदन, एक और अहम इस वक्त चर्चा चल रही है जैसे उत्तर प्रदेश में, वो है मदरसों के सर्वे को लेकर। तो जो इस बार विधेयक पारित होने जा रहे हैं इस बार के सत्र में, क्या लगता है कि क्या ये सर्वे का मुद्दा भी उठाया जाएगा? लेकिन क्योंकि विपक्ष इतना स्ट्रांग नजर नहीं आ रहा है, तो क्या योगी सरकार के लिए एक बड़ी बात हो सकती है, ये कहीं ना कहीं हरी झंडी हो सकती है योगी सरकार के लिए भी, एक कड़ा विपक्ष नहीं है वहां पर? देखिए, यूपी के मदरसों की अगर बात की जाए तो यूपी के मदरसों के जो मौलवी हैं, जो टीचर्स हैं, वो लगातार सरकार का समर्थन करते नजर आए हैं। अभी तक की जो भी ग्राउंड रिपोर्टें आई हैं उनमें साफ तौर पे ये दिख रहा है कि जो मान्यता प्राप्त है उनको जारी रखा जाए और जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उन पे कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस तरीके से जो मानक विहीन चल रहे हैं जहाँ पे शिक्षा का स्तर एकदम अलग है, उसके जो है मदरसों की भी राय है कि जो है गैर मान्यता प्राप्त है इन पे कड़ी कार्रवाई की जाए। कहाँ से फंडिंग होती है इसकी भी जानकारी सरकार ले पाए। तो इस तरीके के जो फैसले हैं सरकार के, उसको जो है अब लोग भी जो है सम्मान दे रहे हैं और ये वो भी चाहते हैं कि इस तरीके की सरकार नियम लाए, कानून लाए, जिससे कि जो है पारदर्शिता बन सके। जी शिवनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। हम चाहेंगे आप नजर बनाए रखें और जो भी कुछ अपडेट है हमारे साथ शेयर करें और दर्शकों को बता दें कि अहम सत्र होने जा रहा है और मॉनसून सत्र में इस बार विपक्ष की स्थिति पर सबकी नजर रहेगी। और आपको ये भी बता दें, ओम प्रकाश राजभर की भूमिका यहाँ पर काफी ज्यादा अहम हो जाती है, जिस पर नजरें टिकी हुई हैं। और विपक्ष की संख्या की अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 125 से घटकर 119 पहुंच गई, जिसमें सपा के 111 और रालोद के 8 विधायक हैं। और इस बार के मानसून सत्र में आपको बता दें कई अहम विधेयक भी सरकार पेश करने जा रही है जिन्हें पारित करवा दिया जाएगा। और ऐसे में अब देखना ही होगा कि इस बार का मानसून सत्र आखिर किस तरीके से उसका आगाज होता है और कैसे, कौन से विधायक, कौन से इंपॉर्टेंट विधेयक उसमें पारित किए जाते हैं। और इस बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में कई जिलों में एनआईए ने धावा बोल दिया है। अररिया, दरभंगा समेत कई शहरों में छापेमारी हो रही है। बिहार में टेरर मॉड्यूल मामले में एनआईए की टीम गुरुवार की सुबह ही पहुंच चुकी है और कई जिलों में एक साथ धावा बोला गया है, जहां पर सुबह सुबह टीम अररिया के जोकीहाट पहुंची, तो वहीं दरभंगा में नूरुद्दीन जंगा के पास घर पर पहुंच गई है टीम। और इसी बीच एनआईए की तरफ से ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। एक साथ बिहार के कई राज्यों में, बिहार के कई जिलों में यहाँ पर एनआईए की छापेमारी जारी है। और आपको बताते चलें कि इस बीच जो नाम सामने आया, दरभंगा में नूरुद्दीन जंगी के पास उनके घर के आसपास छापेमारी की गई है। जिसके अलावा बिहार के छपरा में भी एनआईए की टीम पहुंच चुकी है। नालंदा में भी छापेमारी जारी है और इसके अलावा कई और जिले ऐसे हैं जहां पर छापेमारी हो रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने पटना में मंगलवार की देर रात को अस्पतालों का निरीक्षण किया था, जिसमें लापरवाही देखी गई और बुधवार को उन्हें तुरंत ही विभाग की एक बैठक बुलाई। जिस दौरान बैठक में तेजस्वी यादव ने कहा है कि पूरे राज्य के अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था को 60 दिन के अंदर सुधार लें, किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तेजस्वी यादव ने इस दौरान ज्ञान भवन परिसर में स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक की है। और आपको बता दें कि अस्पतालों में जो भी कमी और खामियां थी उन्हें सुधारने के लिए भी एक निर्धारित समय दे दिया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है बुलंदशहर से, जिसे आपको रूबरू करवा दें। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बुलंदशहर से आपको बता रहे हैं, जहां पर हर्ष फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो गया है। इस वायरल वीडियो में भाजपा के युवा मोर्चा के खुर्जा नगर अध्यक्ष शशांक अग्रवाल नजर आ रहे हैं। और आपको यहाँ की तस्वीरें भी दिखाते, जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें शशांक साफ तौर पर हर्ष फायरिंग करते हुए देखे जा सकते हैं। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर आने के बाद से ही जमकर ये वीडियो वायरल हो रही है और लोगों की यहाँ पर प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है, जहाँ पर सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि सत्ता में नशे में चूर, यहाँ पर शशांक का वीडियो सामने आया है जहाँ पर वो हर्ष फायरिंग कर रहे हैं। बुलंदशहर का ये वीडियो बताया जा रहा है।
और अब खबर है लखनऊ से, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है कि क्रिकेट के खुमार में डूबेगी राजधानी लखनऊ। एकाना स्टेडियम में लेजेंड लीग क्रिकेट के 3 मैच किए जाएंगे और 18, 19 और 21 सितंबर को ये मैच खेले जाएंगे। 20 मुकाबले दुनिया भर के पूर्व क्रिकेटर इन मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। और आपको बता दें 6 अक्टूबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका का मैच होने जा रहा है, एक महामुकाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच। और इसी के साथ साथ 11 से 22 अक्टूबर तक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए 21 मैच खेले जाएंगे। इन मैचेस को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अभी से उत्साह का माहौल है। 6 अक्टूबर से मैच शुरू होंगे और आपको बता दें 6 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच में महामुकाबला खेला जाएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए 21 मैच जो हैं वो खेले जाएंगे। और इस बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज सुबह 7 बजे कन्याकुमारी से अगस्त्येश्वरम में यात्रा शुरू की गई और यात्रा नगर कोलई तक रहेगी। आपको बता दें कि इस दौरान राहुल गांधी कई जगहों पर महिला एक्टिविस्ट और दलित एक्टिविस्ट से भी संवाद करेंगे। इससे पहले बुधवार को इस यात्रा की शुरुआत के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साध दिया था। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा महान विरासत वाली हमारी महान पार्टी कांग्रेस की एक ऐतिहासिक अवसर है और मुझे विश्वास है कि इससे हमारे संगठन का कायाकल्प होगा। भारतीय राजनीति के लिए ये पल परिवर्तनकारी साबित होगा। और इससे पहले राहुल गांधी ने भी बुधवार को 3570 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है। ये यात्रा करीब 150 दिन तक चलाई जाएगी और देश के 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर भाजपा और आरएसएस द्वारा हमला किया जा रहा है। ये लोग इसे अपनी निजी संपत्ति समझते हैं। राहुल गांधी ने इस बीच बीजेपी और संघ पर धर्म और भाषा के आधार पर भारत को विभाजित करने का भी आरोप लगा दिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त ही, जिससे आपको रूबरू करवा दें। यहां पर गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में बड़ी चूक की खबर सामने आई है। सांसद का पीए बताकर एक शख्स ने घेरा तोड़ा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में मुंबई के दौरे पर गए थे, जहां से एक खबर सामने आ रही है। अब अमित शाह की सुरक्षा में चूक के मामले में आपको बता दें कि आसपास चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में बड़ी चूक यहाँ पर हुई है, जहां पर एक शख्स फर्जी तरीके से सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर आ गया। अमित शाह के मुंबई दौरे के दौरान एक शख्स कई घंटों तक उनके आसपास ही घूमता रहा है। बता दें कि मुंबई पुलिस ने मंगलवार को महाराष्ट्र के धुले से इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं आरोपी ने खुद को आंध्र प्रदेश के एक सांसद का पीए बता दिया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि 32 साल का हेमंत पवार, जिसे सोमवार को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के आधिकारिक आवास पर अमित शाह और अन्य राजनेताओं के आसपास घूमते हुए देखा गया था, उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। और कांग्रेस की कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हो चुका है। हालांकि अपनी सेहत की वजह से सोनिया गांधी इस यात्रा में शामिल नहीं हो सकी हैं, पर 3570 किलोमीटर की ये यात्रा 12 राज्यों से होकर और 2 केंद्र शासित प्रदेशों तक जाएगी। राहुल गांधी कन्याकुमारी से 5 महीने तक चलने वाली इस यात्रा का आगाज कल ही कर चुके हैं और इस यात्रा के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। जहां कांग्रेस एक तरफ इस यात्रा को जनता के बीच शक्ति प्रदर्शन के संकेत के तौर पर देख रही है, तो वहीं बीजेपी इस यात्रा का गांधी परिवार बचाओ यात्रा बोलकर तंज कसती नजर आ रही है। इस पूरी यात्रा के बारे में क्या कुछ सियासी गठजोड़ है, समझेंगे इस रिपोर्ट में। आज देश में विश्वास बनाम विश्वास की राजनीति देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप से पहले समझने वाली बात यह है कि 200 साल की तबाही और लूटपाट के औपनिवेशिक पृष्ठभूमि के बाद 1947 में अस्तित्व में आए एक लोकतांत्रिक देश के तौर पर भारत के सामने चुनौतियों का बड़ा पहाड़ खड़ा था। और इसमें कोई दो राहें नहीं है कि भारत के तत्कालीन नीति निर्माताओं ने भारत की एक मजबूत बुनियाद रखी और बाद की सरकारों ने भी इसे और मजबूत करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।
आजादी के ठीक बाद की तुलना में साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विरासत में एक मजबूत अर्थव्यवस्था, एक क्रियाशील लोकतंत्र और हौसले से भरे कारोबारी मिले। विकास, हर साल 2 करोड़ नौकरियां और लाल फीताशाही समाप्त करने के जिस वादे को पूरा करने की उम्मीद जगाकर नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में भारत का सबसे बड़ा चुनाव जीता था, वो अब उस बात को 8 साल बीत चुके हैं। इस दौरान एक तरफ बीजेपी के बड़े दावे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के आरोप। साथ ही आए दिन सीबीआई, आईटी और ईडी की रेड में कई नकाबपोश बेनकाब भी हुए। तो वहीं कई दिग्गज कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी की नाव में सवार हो गए। इस बीच साल 2024 का चुनाव नजदीक है, जिसे देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पार्टी में चल रही अंतर्कलह को खत्म करने के लिए जमीन पर उतर आए हैं और शक्ति प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस ने भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत करते हुए एक थीम सॉन्ग लॉन्च किया। आंधी उठे, तूफान उठे, मुश्किल भले मौसम मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है, विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ है, हम दिल की सुनकर निकले हैं, इस देश ने दी आवाज है, बोल साथ हमारे कौन चलेगा, बोल साथ हमारे कौन चलेगा, बोल साथ हमारे कौन चलेगा। एक तेरा कदम, एक मेरा कदम, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, झांकों रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का वेश है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है, नफरत ना बोने देंगे इस पावन पावन माटी में, हम अमन के फूल खिलाएंगे, बड़ी बड़ी पार्टी में महंगाई को झुका के मानेंगे, बेरोजगारी से पंजा लड़ाएंगे, ये उन्नति का हाथ बढ़ाना है, सद्भाव का साथ बढ़ाना है, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा। एक तेरा कदम, एक मेरा कदम, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। संसद में कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के लोग भाषण कर ही नहीं सकते, हमारा माइक ऑफ हो जाता है, और किसी भी मुद्दे पे हम चाइना के आक्रमण पे बात करना चाहते हैं, नहीं कर सकते, बेरोजगारी के बात पे बात करना चाहते हैं, नहीं कर सकते, महंगाई पे बात करना चाहते हैं, नहीं कर सकते, वो रास्ता बंद है। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, मैंने कहा उन पर आक्रमण है, उन पर दबाव है, तो हमारे लिए सबके सब रास्ते बंद है, एक ही रास्ता बचा है, और वो रास्ता हमें सबसे अच्छा लगता है, जनता के बीच में जाकर, सीधा जनता के बीच में जाकर जनता को जो देश की सच्चाई है वो बताना। राहुल गांधी की माने तो भारत जोड़ो अभियान की जरूरत इसलिए आ पड़ी है क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार की नीतियां देश का बंटवारा करने वाली हैं।
और मोदी सरकार की नाकामियां, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस देश भर में भारत जोड़ो यात्रा का आगाज कर रही है। ये यात्रा न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए संजीवनी का काम करेगी। जो राजनीतिक चर्चा हो रही है वो आपके सवालों पे नहीं हो रही है। जिन समस्याओं से, जिन संघर्षों से आप जूझ रहे हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। आज चर्चा एक अलग तरह की हो रही है। राजनीति नकारात्मक बन गई है। हम चाहते हैं कि अपनी इस यात्रा के द्वारा जितनी भी देश की आवाजें हैं जो चाहते हैं कि राजनीति, देश की जो गवर्नेंस हो, देश के जो नेता हो, वो उनकी समस्याओं की बात करें, उन आवाजों को जोड़कर हम एक मजबूत आवाज बनाना चाहते हैं इस देश में। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भारत के लोगों की एकजुट करना कांग्रेस पार्टी का कर्तव्य है। कभी आरएसएस और बीजेपी के पुरखों ने दांडी मार्च में कभी भाग नहीं लिया, इसीलिए ये बात उनके समझ में नहीं आती देश को किस ढंग से एक रखना। गांधी जी, नेहरू जी, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और अनगिनत दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं को योगदान के कारण हर नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। हम भारत में विश्वास रखने वाले प्रत्येक नागरिक को भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेकर इस स्वतंत्रता और हमारे मौलिक अधिकार को रक्षा के लिए आह्वान करते हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। आपस में जो द्वेष की भावना फैली है उसको परास्त करने के लिए एक बहुत सशक्त संगठन की जरूरत है। ये उसी दिशा में है कि देश के जो तमाम हमारे समुदाय हैं, धर्म, जाति, बिरादरी, भाषाएं, उन सबको एक माला में पिरोने का काम इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हम लोग करना चाहते हैं। यात्रा करते हुए करीब 3500 किलोमीटर यात्रा होगी और मैं समझता हूँ इस यात्रा का उद्देश्य भारत को जोड़ना है। जो सामाजिक दूरियां या नफरत फैलाने की जो कोशिश की जा रही है उसे समाप्त करना। दूसरा, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसे केंद्र सरकार लगातार कमज़ोर कर रही है। अब लोकसभा में भी महंगाई, बेरोजगारी, इस पे चर्चा नहीं होती, करने नहीं देते। तो ऐसे में जनता के बीच जाकर जनता की समस्याओं को लेकर बात करना। राजनीतिक विशेषकार इसे कांग्रेस की डूबती नैया को सहारा के रूप में देखते हैं। माना जा रहा है कि इस यात्रा का मकसद ये संदेश देना भी है कि कांग्रेस ही वही पार्टी है जो भारत को जोड़कर रख सकती है। अगर जनता तक ये संदेश भली भांति पहुंच गया तो इससे पार्टी में फिर से जान आ जाएगी। आज तक स्पष्ट नहीं कर पाए कि भारत टूटा कहां से है। टूट कांग्रेस रही है, जोड़ भारत को रहा है। वर्तमान में सर्वाधिक स्वर्णिम युग है हमारे भारत का कि वैश्विक नेतृत्व हमारे यहाँ पर माननीय मोदी जी का है जो उभर रहा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में हमारे तिरंगे की शान विश्व ने देखी। तिरंगा जिस गाड़ी पर लगा था उस गाड़ी को दोनों देश की सेनाएं नहीं रोक पाती थी। आज विश्व का कोई ना कोई नेता रोज भारत आता है, ये भारत की शान है। वहां आप जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो, इनको अधिकार ही नहीं है जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करें। अभी वो किसी कांग्रेस के पद पे नहीं है, कांग्रेस निकाल रही है यात्रा, है टुकड़े टुकड़े गैंग समर्थन दे रही है। भारत जोड़ो आंदोलन शुरू कर रही है कांग्रेस पार्टी। हाँ, कल भारत जोड़ो कुछ आंदोलन शुरू कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी हिदायत है, भारत केवल वही जोड़ सकता है जो भ्रष्टाचार छोड़ सकता है। जो भ्रष्टाचार छोड़ नहीं सकता वो भारत जोड़ कैसे सकता है? ये भारत जोड़ो नहीं, ये गांधी परिवार बचाओ आंदोलन इनका आरंभ हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी इस विषय पर अपनी टिप्पणी करे। आंदोलन से पहले वो इस विषय को बताएं। बता दें कि राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी ने 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है, जो कि 150 दिनों तक कन्याकुमारी से होकर कश्मीर तक चलेगी। इस दौरान यात्रा से जुड़े सभी लोग 3500 किलोमीटर की पदयात्रा तय करेंगे।